कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी फैमिली से। एक आदमी जिसका नाम रे है, उसकी वाइफ जोएन और उनकी छोटी सी बेटी पेरी। ये तीनों अपनी कार में थैंक्स गिविंग में अपने पेरेंट्स के घर जा रहे होते हैं। रे का मूड थोड़ा ऑफ होता है, वो बार बार गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता है। कार के अंदर भी रे और जोएन के बीच टेंशन होती है। यहीं से पता चलता है कि रे का पास्ट नॉर्मल नहीं है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है जो वो किसी को बता नहीं रहा है। सफर के दौरान वो लोग एक रेस्ट एरिया पर रुकते हैं। वहाँ एक ओपन सा एरिया होता है और एक कंस्ट्रक्शन साइट भी होती है जहाँ जमीन खुदी होती है। जोएन बाथरूम चली जाती है। पेरी वहाँ एक डॉग देखती है, लेकिन वो डॉग फ्रेंडली नहीं होता है और वो पेरी की तरफ गुस्से में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। रे उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और चिल्लाता है। वो कुत्ते को भगाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक पेरी एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। रे घबरा जाता है। वो बिना सोचे समझे पेरी को बचाने के लिए खुद भी गड्ढे में कूद जाता है। दोनों को जोर की चोट लगती है। ऊपर से जोएन की आवाज आती है। वो पूरी तरह पैनिक में होती है और रे पर काफी गुस्सा कर रही होती है। रे के सिर पर भी चोट लगती है, लेकिन वो दर्द इग्नोर करता है। पेरी जोर जोर से रो रही होती है। उसके हाथ में फ्रैक्चर हो चुका होता है। थोड़ी मुश्किल के बाद तीनों वहां से निकलते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए सीधा एक पास के हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही एक अजीब सा फील आता है। हॉस्पिटल काफी कोल्ड और इमोशनलेस है। स्टाफ थोड़ा रोबोटिक सा बिहेव करता है, जैसे सब कुछ सिस्टम के हिसाब से चल रहा हो। स्टाफ इंसान कम और मशीन ज्यादा लगते हैं। रे वहां जाकर रिसेप्शन पे अपना नाम लिखवाकर लाइन में अपने नंबर का वेट करता है। नंबर आने पर एक नर्स पेरी को डॉक्टर बर्थमन के पास ले जाती है। चेक करने के बाद वो बोलता है कि सब कुछ ठीक लग रहा है। कंफर्म करने के लिए एक सीटी स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ये सुनते ही जोएन और ज्यादा घबरा जाती है। रे भी अंदर से डर जाता है, लेकिन वो अपना डर दिखाता नहीं और मन ही मन कहता है कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। हॉस्पिटल स्टाफ रे से बोलता है कि पेरी के साथ कोई एक आदमी आ सकता है, तो जोएन उसके साथ चली जाती है और रे बाहर ही वेट करने का फैसला करता है। यहीं से कहानी में असली गेम शुरू होता है। रे वेट करता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, मेरी बेटी ठीक हो जाए। बीच में उसकी आंख लग जाती है। जब वो उठता है तो देखता है कि सुबह से शाम हो चुकी है। वो देखता है कि किसी ने उसकी चोट पर भी काम किया है। रे रिसेप्शन पर वापस आता है और नर्स से पूछता है, मेरी वाइफ और मेरी बेटी कहाँ हैं? रिसेप्शन पर बैठी नर्स कंफ्यूज हो जाती है। वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड चेक करती है और फिर रे की तरफ देखकर बोलती है, सर आपकी वाइफ और बेटी कभी यहाँ थी ही नहीं। ये सुनते ही रे का दिमाग सुन्न हो जाता है। उसे लगता है कि शायद नर्स मजाक कर रही है। रे थोड़ा गुस्से में बोलता है, अभी अभी तो वो दोनों यहीं से सीटी स्कैन के लिए गए थे। नर्स दोबारा सिस्टम चेक करती है। वो कहती है, सर आप हॉस्पिटल में अकेले आए थे, वो भी अपने इलाज के लिए। रे पूरी तरह शॉक में आ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे लगता है कि जैसे कोई उसके साथ माइंड गेम खेल रहा हो। यहीं से रे को लगने लगता है कि हॉस्पिटल जरूर कुछ छुपा रहा है और कहानी धीरे धीरे हॉरर में बदलने लगती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल के एक कोने से दूसरे कोने तक भागने लगता है। कभी इमरजेंसी वार्ड में जाता है, कभी किसी और पेशेंट्स के रूम में अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। हर डॉक्टर, हर नर्स, सबका रिएक्शन बिल्कुल सेम होता है। वो लोग सिस्टम में रिकॉर्ड चेक करते हैं, पेशेंट्स लिस्ट देखते हैं और फिर रे को देखकर शांति से बोल देते हैं। उनके पास जोएन और पेरी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। रे को लगता है जैसे पूरा हॉस्पिटल एक ही स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है। उसे ये भी लगता है कि स्टाफ के चेहरों पर फेक कामनेस है, जैसे सब कुछ जानबूझकर छुपाया जा रहा हो। रे का शक धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसके दिमाग में अलग अलग थ्योरीज चलने लगती हैं। वो सोचता है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे एक मदर और चाइल्ड को भूल सकता है। उसे लगता है कि हॉस्पिटल कुछ बहुत बड़ा क्राइम छुपा रहा है। वो मानना शुरू कर देता है कि ये हॉस्पिटल इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है और क्योंकि पेरी का फ्रैक्चर हुआ था और सीटी स्कैन का बहाना बनाया गया, इसलिए उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है। ये क्राइम हॉस्पिटल्स में कॉमन होता है। रे को लगता है कि वो अकेला आदमी है जो इस सच को समझ पाया है। बाकी सब या तो सिस्टम का हिस्सा है या जानबूझकर चुप हैं। इस पूरे केओस के बीच पुलिस हॉस्पिटल में आ जाती है। रे को शांत करने की कोशिश की जाती है। पुलिस रे से पूछताछ करती है कि वो कब आया, किस टाइम आया, कौन सा डॉक्टर मिला। रे पुलिस को पूरी कहानी बताता है।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, रिकॉर्ड्स दोबारा वेरीफाई होते हैं, लेकिन पुलिस को भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता जो रे की बात को सपोर्ट करे। पूछताछ के लिए डॉक्टर बर्थमैन को भी बुला लिया जाता है, जो कि अपनी शिफ्ट को खत्म कर चुका होता है, लेकिन वो भी जोएन और पेरी को नहीं जानता है। इससे रे और ज्यादा टूट जाता है। रे का बिहेवियर और उसकी रिएक्शंस अब थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम और इररेशनल लगते हैं। मामले की और गहराई तक पहुंचने के लिए पुलिस उस जगह पर भी जाती है जहां पेरी को चोट लगी थी, लेकिन वहां जो मंजर उन्हें दिखाई देता है वो काफी शॉकिंग होता है। जमीन पर बहुत ज्यादा खून बिखरा होता है। देखकर ऐसा लगता है किसी को बहुत गहरी और जानलेवा चोट आई हो। पुलिस को शक होता है कि शायद यहाँ किसी की मौत भी हुई हो। इस बार इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहाँ एक डॉक्टर मौजूद होती है जो एक साइकेट्रिस्ट होती है। वो रे से डिटेल में पूछताछ करती है और सच जानने की कोशिश करती है। वो रे को समझाने की कोशिश करती है कि शायद एक्सीडेंट के वक्त उसके सिर पर चोट लगने की वजह से उसे चीजें ठीक से याद नहीं आ रही हैं। बातें आगे बढ़ती हैं और फिर वो डॉक्टर रे पर थोड़ा प्रेशर डालते हुए ये तक कह देती है कि शायद रे ने खुद ही अपनी वाइफ और बेटी को नुकसान पहुंचाया हो, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में खून बहना किसी छोटी चोट का नतीजा नहीं हो सकता। इस कन्वर्सेशन के दौरान ये बात भी सामने आती है कि रे पहले ही अपनी पहली वाइफ की मौत का सदमा झेल चुका है। वो ट्रॉमा अभी तक उसके दिमाग पर हावी है। ये सब सुनते ही रे को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि हॉस्पिटल वाले जानबूझकर उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रे को पूरा यकीन होता है कि वो जोएन और पेरी को जिंदा हॉस्पिटल लेकर गया था। पुलिस रे को गिरफ्तार करने की तैयारी करने लगती है ताकि उससे इस मामले में और डिटेल में पूछताछ की जा सके। ये सब देखकर रे और ज्यादा पैनिक में आ जाता है और सिचुएशन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। इस दौरान वो पुलिस की गन छीन लेता है और उसे डॉक्टर पर तान देता है ताकि वो खुद को आजाद कर सके। इसके बाद वो सभी लोगों को मजबूर कर देता है कि वो खुद को एक कमरे में बंद कर लें। फिर रे तेजी से हॉस्पिटल की तरफ भाग पड़ता है, सिर्फ एक ही मकसद के साथ, जोएन और पेरी को बचाना है। हॉस्पिटल पहुंचकर रे चुपके से एक डॉक्टर का वेश बना लेता है और लिफ्ट के जरिए उस फ्लोर पर जाने की कोशिश करता है जहां उसने पेरी को जाते हुए देखा था, लेकिन लिफ्ट के अंदर उसका सामना एक सिक्योरिटी गार्ड से हो जाता है। गार्ड रे को पहचान लेता है, लेकिन रे पूरी तरह फोकस्ड होता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। इसी जुनून में वो अपने हाथों से गार्ड का गला घोट देता है और उसे मार देता है। इसके बाद रे लिफ्ट से उस फ्लोर पर पहुंचता है। वो पागलों की तरह हर जगह पेरी को ढूंढने लगता है। तभी अचानक वो एक ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि पेरी बेहोश पड़ी होती है। कुछ डॉक्टर्स जिनसे रे पहले भी मिल चुका होता है उस पर ऑपरेशन करने जा रहे होते हैं। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो उसके ऑर्गन्स निकालने वाले हों। वहीं पास में जोएन भी होती है जो बेहोशी की हालत में एक चेयर पर बैठी होती है। रे बंदूक की नोक पर दोनों को वहां से आजाद करवा लेता है। जब वो वहां से निकलता है तो हॉस्पिटल स्टाफ उसे रोकने की कोशिश करता है। वो बार बार रे को समझाते हैं कि जो कुछ वो देख और समझ रहा है असल में वो सच नहीं है और बेहतर होगा कि वो यहीं रुक जाए। लेकिन रे गुस्से और जुनून से भरा होता है। वो किसी की बात नहीं मानता और स्टाफ पर गोली चला देता है। इसके बाद वो जोएन और पेरी को अपनी कार में बिठाता है और वहां से फरार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो कार ड्राइव कर रहा होता है, कैमरा दोबारा कार के पीछे सीट का सीन दिखाता है और वहां जोएन और पेरी नहीं होते बल्कि कोई और ही होता है। अब धीरे धीरे मूवी फ्लैशबैक्स में दिखाना शुरू करते हैं। फ्लैशबैक्स में दोबारा रेस्ट एरिया का सीन आता है। डॉग का पेरी पर हमला करना, उसका गड्ढे में गिरना और रे का उसके पीछे कूदना, सब कुछ वैसे ही लगता है। लेकिन इस बार ध्यान जाता है रे के सिर पर लगी चोट पर। उसके सिर से खून बह रहा होता है। वो डिजी फील कर रहा होता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो चुका होता है और तब एक छोटा सा लेकिन शॉकिंग डिटेल सामने आता है। असल में उस एक्सीडेंट के वक्त जोएन को भी गहरी चोट लगी थी और वो गड्ढे के पास ही सीरियसली इंजर्ड हो गई थी। वो जमीन पर पड़ी होती है। रे उस वक्त पूरी तरह पेरी पर फोकस होता है। उसका दिमाग ऑलरेडी पैनिक और शॉक में होता है। वो सच को देख ही नहीं पाता। धीरे धीरे रिवील होता है कि जोएन उसी जगह मर चुकी थी और पेरी भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहती। ये सच रे का दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। यहीं पर मूवी कंफर्म करती है कि रे के दिमाग फ्रैक्चर्ड हो चुका है। फिजिकल चोट और इमोशनल ट्रॉमा दोनों मिलकर उसके दिमाग में एक इमेजिनरी रियलिटी बना देते हैं। रे के लिए हॉस्पिटल विलन बन जाता है क्योंकि सच उसके लिए ज्यादा दर्दनाक होता है।
असल सच ये होता है कि रे हॉस्पिटल अकेला आया होता है और वो अपनी वाइफ और बेटी की डेड बॉडीज लेकर आया होता है। फाइनल सीन में रे अपनी वाइफ और बेटी के साथ कार में होता है। सब खुश होते हैं। पेरी हंस रही होती है। जोएन रे की तरफ मुस्कुरा देती है। असल दुनिया में रे टूट चुका होता है, लेकिन उसके दिमाग में सब कुछ परफेक्ट होता है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है और एक साइलेंट सवाल छोड़ जाती है, क्या सच को एक्सेप्ट करना जरूरी होता है या कभी कभी झूठ भी जिंदा रहने का सहारा बन जाता है।